हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, इसके नेक्स्ट वीडियो में ही बात किए थे हम लोग कि एक पुलिस अधिकारी की क्या भूमिका होती है। क्योंकि हमने देखा था कि किसी भी केस को फाइनल तक पहुँचाने के लिए मेन रूप से 4 लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसमें से एक को हम लोग समझ चुके हैं कि पुलिस की किसी भी केस में क्या भूमिका होती है, और उसमें मेन रूप से यही था कि बस पुलिस को में जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करना होता है। दैट मीन्स कि उनको मतलब एफआईआर दर्ज करना होता है, गिरफ्तार जो आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार करना होता है। लेकिन पुलिस के पास ये पावर नहीं होती है कि वो किसी को सज़ा दे सकता है, कि किसको कितनी सज़ा मिलेगी, क्या होगा, वो पुलिस के पास पावर नहीं होती है। ठीक है, तो न्यायालय के द्वारा ही तय की जाती है। अब हम बात करेंगे कि एक सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है किसी भी केस के लिए। तो इसमें बताया गया है कि किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि किसी भी मतलब कि आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। ठीक है, आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद आई है, और वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था जो सुधा की घटना मतलब कि दहेज के कारण हत्या हुई थी, और आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ एक मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। ठीक है, इसीलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्रम की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्रम के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी मुकदमे हमारे दायर किए जाते हैं उनका कोई ना कोई नाम दिया जाता है। ठीक है, कि आप यदि फाइल में किसी का मेंशन कर रहे हो, तो आपका जो भी पुलिस अधिकारी के पास जो फाइल होती है, एक वकील के पास फाइल होती है, वहाँ पे जब हम जाते हैं तो जज के पास हमको जो भी फाइलें दिखानी पड़ती है उसमें एक हमारा टाइटल होना चाहिए, अदरवाइज सारे केस मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, पुलिस अधिकारी करते हैं ये सब। तो उसमें क्या होता है, वो लोग जो टाइटल बना के डालते हैं कुछ ऐसा ही उनका नाम होता है। कैसा नाम होता है, यहाँ पे हमेशा बनाम करके रहता है कि श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्रम। तो इसका नाम यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि ऐसे नहीं लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, राज्य बनाम शांति हेमब्रम। ठीक है, के नाम से जाना जाएगा, जैसा हमने उस वाले मुकदमे में पढ़ा था जो महिला की हत्या की जाती थी। तो उसमें क्या बात की गई थी कि दिल्ली प्रशासन यानी कि राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम जो भी दिया गया था, तो मुकदमे का कुछ ऐसा करके टाइटल होता है, उसमें नाम दिया जाता है। हमेशा आप जब भी कभी सुनोगे कि ये केस का फैसला आने वाला है तो उसका कुछ ऐसे ही बनाम करके ही नाम रहता है। ठीक है, वर्सेज करके या बनाम करके ऐसे, तो वहाँ पे यही इसका मेन जो लीगल फॉर्मेशन है तो यही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। ठीक है, यानी कि सरकारी वकील की भूमिका कब से शुरू मानी जाती है, तो जब पुलिस अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेते हैं, जितना भी उनका जो भी जांच पड़ताल वगैरह होती है। अदरवाइज जब हमारे पास कोई क्लू ही नहीं होगा तो हम किस आधार पे केस लड़ेंगे। ठीक है, तो पुलिस का जो भी पूरा होता है कि वो सबूत इकट्ठा करे सब कुछ, तो पुलिस पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद ही वकील की भूमिका हमारे सामने आती है। तो वकील फिर जो भी करता है, तो आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो किसके बाद मतलब वकील का नंबर आता है, पुलिस के बाद ही आता है। और जब अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है, किसके द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा। ठीक है, सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है, मतलब कि जांच पड़ताल में सरकारी वकील की कोई भूमिका नहीं होती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है।
ठीक है। तो अब वहाँ पे ये अदालत में जब जाते हैं तो पुलिस का फिर कोई रोल नहीं रह जाता है कि पुलिस क्या करेगी, बस पुलिस जो भी सबूत वगैरह इकट्ठे करके लाती है, तो वकील का ये काम होता है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ जितने सबूत हैं, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन पे ये सारे सबूत इशारा कर रहे हैं, उधर वो वकील अपना पूरा फैसला मतलब कि अपने जो भी उनके पक्ष के होंगे उनको बचाने की तो कोशिश खैर करेगी, वकील इसीलिए लगाया जाता है। तो जिस आधार पे भी जिधर को भी फैसला जाएगा तो दोनों ही वकील अपना अपना सब कुछ सफाई रखेंगे, अपने जो भी उनके मतलब मेंबर होते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, वो बात करते हैं दोनों तरफ के वकील, और उसके बाद वो अपनी अपनी सफाई रखते हैं दोनों ही, और फिर जज आखिरी फैसला लेते हैं दोनों की बातों में कितना दम है, दोनों के सबूत कितने हैं, दोनों के गवाह क्या दे रहे हैं, गवाह का बयान क्या होता है, उन आधार पे फिर जो भी हमारे पदाधिकारी होते हैं यानी कि न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं फिर वो आखिरी फैसला सुनाते हैं, ठीक है। तो वकील की भूमिका बस इतनी है कि आपको मतलब पूरा छानबीन करके केस वगैरह का जो भी आरोप फाइल रहता है उसको आप सिद्ध करो कि ये आरोप है, ठीक है, यानी कि ये दोषी है या निर्दोषी है। मेन रूप से वकीलों का ये काम रहता है कि कोई यदि निर्दोषी है उनको बचाएं। हाँ, यदि एक सत्य निष्ठा से काम करते हैं तो बेईमानी से नहीं, अदरवाइज वकीलों में दम इतना भी होता है कि वो एक दोषी को भी निर्दोष साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब अपनी ईमानदारी के साथ, यहाँ पे ये वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि सत्य निष्ठा के साथ, ठीक है, कि अपनी ईमानदारी के साथ वो पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं निष्पक्ष रूप से, तो भी फैसला जज के सामने जो केस जाएगा उसका फैसला जज सही तरीके से कर पाएंगे। अब उसके बाद आता है न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते क्या है कि मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया, शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता, मिस सिंधे ने मेरे सामने उसके मतलब संदूक की तलाशी की, वहाँ से लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे ही पड़ गए थे, और शांति को यह मतलब कि यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, ठीक है। तो इसमें ये जो हमने पढ़ा था इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की गई है कि जब वकील के द्वारा पूछा जाता है तो इनका कुछ ऐसे जवाब होता है, ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए बताया, हालांकि हम पहले भी इसको समझ चुके हैं। तो इनका ऐसा, ये वकील के द्वारा पूछा जाता है सवाल कुछ ऐसा रहता है कि आप बताइए श्रीमती सिंधे, आपका हार किस तरह चोरी हुआ, यानी कि किस तरह से आपका हार गायब हुआ। अब वहाँ पे आप देखे थे कि जो शांति की तरफ से वकील थी उन्होंने भी सवाल किया कि क्या आपने चोरी करते हुए देखा, क्या शांति के पास आपको जब तलाशी ली तो हार मिला। तो कुछ ऐसे उनके द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, और जो भी सबूत वगैरह होते हैं तो वो भी तो सामने रहते ही हैं। अब हम बात करते हैं न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो किसी भी जज की क्या भूमिका होती है, किसी भी केस में लास्ट भूमिका जज की ही होती है, क्योंकि जज का ही फैसला सर्वमान्य होता है। तो इसमें यदि हम बात करें तो न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे खेलों में अंपायर का मतलब क्या है कि आखिरी फैसला कोई भी बॉल यदि डाल रहा है तो वो नो बॉल है या राइट बॉल है या कि वाइड बॉल है या कि कैसे भी है, छक्का जा रहा, चौका जा रहा, आउट है या नहीं है, तो वो अंपायर ही तय करता है। एक खिलाड़ी नहीं कहता कि नहीं मैंने छक्का मारा, तुमने गलत बोला है। एम्पायर ने यदि हाथ उठा दिया कि छक्का है तो मान लो आपकी छक्का है, अदरवाइज आप नहीं मान सकते हो कि सिक्स किसने मारा है, ठीक है। तो वहाँ पे यदि अंपायर ने हाथ हिला दिया तो आप समझ जाओ नो बॉल है, वाइड बॉल है, जो भी है। तो उसका पूरा यही समझाया गया है अंपायर का एग्जांपल लेके कि एक न्यायाधीश की या एक जज की जो हैसियत होती है वो क्या होती है कि जो खेलों में अंपायर की होती है, वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो भी न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो किसी नेता के अधिकार में नहीं बोल सकते, किसी नेता के पक्ष में नहीं बोल सकते, वो स्वतंत्र होते हैं अपने निर्णय लेने के लिए, ठीक है। उनको कोई दबाव नहीं होता है कि वो किसी के दबाव में आके कोई फैसला सुनाए, अदरवाइज वही यदि फैसला सुना दिए तो किसी की जान भी जा सकती है और किसी निर्दोष की जान जा सकती है, ठीक है।
किसी दोषी की तो जाती है तो ठीक है, उनके लिए तो जाना ही चाहिए, लेकिन यदि किसी निर्दोषी की जान जा रही है अदालत के द्वारा गलत फैसला सुनाने की वजह से, तो ये बहुत बुरी कंडीशंस हो सकती है। इसलिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जितनी भी न्यायपालिका है, उनको स्वतंत्र रखा गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन सबको स्वतंत्र रूप से रखा गया है। यहाँ पे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी हैं या नहीं है। ठीक है, जितने भी आप सुनते हो कि न्यायालय का जब आखिरी फैसला होता है जज का, तो वो कुछ ऐसे बोलते हैं कि सारे सबूतों एंड गवाहों के क्या जो होता है कि मतलब मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किधर को जाता है, मतलब कि दोषी को फांसी की सज़ा दी जाए या इनको छोड़ दिया जाए, या ये निर्दोष है इनको छोड़ दिया जाए, तो कुछ ऐसे करके उनका स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, आप देखोगे कहीं मूवी वगैरह में तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे होता है। उसके बाद है कि मतलब न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। यहाँ पे वकील तय नहीं करते, वकील न्यायाधीश को वो इशारा करते हैं कि आरोपी सचमुच है या नहीं है। उसके बाद सिग्नेचर वही करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं, कौन, जज ही। ठीक है, अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, या एक साथ दोनों तरह की सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि या तो दोषी व्यक्ति को कोई दोषी नहीं पाया गया तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, और यदि कोई दोषी पाया गया है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसको जेल की सज़ा दी जाएगी, और दोनों भी हो सकता है कि जुर्माना भी लगे और जेल की सज़ा भी आपको काटनी पड़े। ठीक है, उसके बाद आता है निष्पक्ष सुनवाई, यानी कि फेयर ट्रायल क्या होती है। तो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि आइए थोड़ी देर कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। ठीक है, अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल ना दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता, यानी कि कहीं ऐसी जगह न्यायालय होती जहां मुकदमा चलाया जाता जहां वो दोनों पहुंच ही नहीं होते, तब उस कंडीशन में क्या होता। और अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने की पर्याप्त समय ना दिया होता तो क्या होता। ठीक है, और मतलब कि ना दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, यदि जितने भी ये क्वेश्चंस पढ़े कि यदि उनको वकील ना दिए होते, या कि उनके ऐसा होता कि यहाँ फैसला सुनाया जा रहा है जहाँ तक वो लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें से क्या होता कि हम उसको नहीं कह सकते थे कि निष्पक्ष सुनवाई हो रही है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, मैंने कई बार बता चुका कि मतलब आपको क्या करना है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ये हमेशा याद रखना है कि इसमें हम आपको पता होना चाहिए कि जब आपातकाल लगता है, ठीक है, किसी भी तरह का आपातकाल लगे, आपको पता होगा कि 3 टाइप्स के आपातकाल होते हैं। तो यहाँ पे चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे राज्य हो, चाहे वित्तीय, जो भी आपातकाल हो, वहाँ पे हमारे आर्टिकल 21 को किसी भी हालत में नहीं बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखना, क्योंकि जीने का अधिकार हमको किसी भी आपातकाल में नहीं छीना जा सकता है। ना तो वहाँ पे ये बात की जा सकती है कि हम क्या करें, मतलब सांस लेना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, क्योंकि आर्टिकल 21 में यही बात कही गई है। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपातकाल की स्थिति में कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो कि क्या होते हैं,
समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 21 में 2 ही आर्टिकल ऐसे होते हैं, मतलब कि आपातकाल की स्थिति में 2 ही ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कि 20 और 21 है, जो कि समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी बात ध्यान रखनी, कहीं पे आप नोट्स में यदि पता ना हो तो आप मेंशन भी कर सकते हो। तो इसमें क्या बात की गई कि अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रपट कथा में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटे और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूल तत्वों पर ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पे आगे की बात करें तो पहली बात जो फर्स्ट इसमें बात है कि शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। ठीक है, तो शांति पर जो चोरी का अपराध लगाया गया वो एक कानूनी अपराध है। ठीक है, ये मुकदमा जो है जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्यवाहियों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया था। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि मुकदमा एक पहले तो खुली अदालत में चलाया गया, उसके बाद उसका भाई भी वहाँ पे मौजूद था और मुकदमा जो था आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया था। यानी कि जो मुकदमा वहाँ पे चलाया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि शिंदे साहब को पेश कर दिया जाए और शांति को ना पेश किया जाए, क्योंकि यदि आप दोनों पक्ष का ही सुनेंगे बातें तभी आप सही निर्णय तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज यदि एक की बातें आप सुन रहे हो तो वहाँ पे हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम जिसकी बात सुन रहे हैं तो हो सकता है मिस्टर शिंदे या मिसेस शिंदे बहुत ज़्यादा उनकी बुराई करें और हम उसमें फंस जाएं कि चलो शांति ने ऐसा किया होगा। ठीक है, लेकिन जब हम शांति की भी बातें सुनते हैं और मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे की भी बातें सुनते हैं तब हमको पता चलता है कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, और किस मतलब कि जो केस है हमारा वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, कौन आरोपी है या कौन नहीं है, वो हम सही तरीके से निष्पक्ष न्याय कर पाते हैं और हमारे न्यायाधीश जो थे तभी वो सही निष्पक्ष न्याय किए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया है। ठीक, मतलब मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। ठीक है, यानी कि अभियोजन पक्ष का मतलब क्या है कि जिन्होंने मुकदमा दायर किया, यानी कि मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे जो थी जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया, तो उनका मेन रूप से क्या था कि वो साबित करें कि यही चोर है, इसी ने चोरी की है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है कि ये महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमज़ोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। ठीक है, न्यायाधीश ने क्या किया, बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं दिया, साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने क्या किया, फैसला सुनाया कि क्या कैसे। जब हम देखते हैं कि वहाँ पे शर्मा जी के द्वारा जो भी थे, शर्मा वर्मा जी जो भी पुलिस अधिकारी थे, उनके द्वारा जब पता चलता है कि एक लड़कों का गिरोह चलाया जाता है और वहीं से क्या करते, वही लड़के चोरी करते, उनको पकड़ भी लिया जाता, वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेते हैं और यही सारे जो साक्ष्य थे उनके आधार पर ही मुकदमा यानी कि सही जो न्यायाधीश थे वो निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट उनकी बातों में नहीं आ जाते हैं कि शांति ने सचमुच की चोरी की है और इसकी वजह न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की वजह कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसीलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया।
शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। ठीक है, यानी शांति को क्यों न्याय मिला? क्योंकि उसको निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। तो इसमें आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या मतलब कि इसमें हमको न्याय कैसे मिलता है, और मेन रूप से किसी भी आरोपी का यदि मुकदमा चलता है उसमें मेन रूप से कितने लोगों की भूमिका होती है और कैसे क्या होती है, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो भी है उसके बारे में, क्योंकि अब जल्दी से हमको अपनी जो NCERT है उसको ख़त्म करना है और उसके बाद हमको और भी आगे पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से, हालांकि अब इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे, सही तरीके से ही समाप्त करेंगे, उसके बाद ही आगे की बात हम करेंगे। बट ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगी तो आप लोगों के लिए फिर बेटर रहेगा, ताकि आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको ये बताना है कि आर्टिकल 20 में क्या बातें कही गई हैं। सिर्फ आपको 1 या 2 लाइन में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और क्योंकि मैंने कई बार आर्टिकल 20 का जिक्र किया है तो आई होप कि आपको पता होगा, और कल मैंने लिखवाया भी है। ठीक है, तो इतनी तो आशा कर सकती हूँ कि आप सभी लोग उसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 22 में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो बस ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ एक ही लाइन में, यदि आप पॉसिबल हो सके तो एक ही लाइन में आपको आंसर दे देना। जितना मैंने लिखवाया उतना नहीं देना, बस एक लाइन में सीधे इसका ओवरक्लू दे देना है कि क्या होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।